वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू रिजिड बॉडी डायनेमिक सीरीज। ये उसका लेक्चर नंबर 5 है और उसका टॉपिक है कंस्ट्रेंट रिलेशन इन कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये लेक्चर इस पूरी रोटेशन की काइंड ऑफ अ बैकबोन है। रोलिंग मोशन के जितने भी प्रॉब्लम जेई मेन जेई एडवांस में भी आते हैं, बॉबिन वाले, सिलेंडर वाले, रोड्स जो स्लाइड होता है रॉड, वो सारे सब में ना सबसे पहला स्टेप होता है आपका कंस्ट्रेंट रिलेशन को समझना और कंस्ट्रेंट इक्वेशन को लिखना। अगर आप उसको समझ नहीं पाए या गलत लिखा तो आगे पूरा सॉल्यूशन आपका गड़बड़ और कंफ्यूजन। तो मैं जैसे टिप देता हूँ हर वक्त, पिछले लेक्चर में आपको कांटेक्ट पॉइंट की टिप दी थी कि पहले कांटेक्ट पॉइंट का फिजिक्स समझो और बाद में उस हिसाब से इक्वेशन लिखो, तो आपको ना कंफ्यूजन रहेगा और कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको टिप मैं दूंगा, आप लेक्चर को कंसंट्रेट करते हुए, नोटबुक पेन साथ रखते हुए, एज यूजुअली आप बीच बीच में पॉज करते हुए मेरे साथ साथ लेक्चर को ध्यान से देखें। तो ये हमारा रोड मैप है। देखो 7 चीजें हैं इसमें हम करने वाले हैं। पहला है कंस्ट्रेंट रिलेशन की जरूरत, स्पेशली जो बॉडी रोटेट और ट्रांसलेट दोनों करती है तो क्यों है, काइंड ऑफ मोटिवेशन देखेंगे हम पहले। दूसरा है सिंपल चीजें, रोप और पुली वाले कंस्ट्रेंट, सिंपल है, वार्म अप है। फिर है इलस्ट्रेशन 5.1 बॉबिन वाला है, जिसमें बॉबिन लटका हुआ है छत से और उसका दूसरा एंड पे लटका होता है मास। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, अच्छा है। दूसरा प्रॉब्लम है जिसमें बॉबिन टेबल पर है और प्योर रोलिंग करता है, उसमें भी नीचे वो लटका हुआ होगा मास, ठीक है। फिर रॉड पर आएंगे, रॉड कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन में है। उसमें तीसरा प्रॉब्लम है, रॉड को एक इम्पल्स दिया है, मतलब झटका, तो क्या होगा, रॉड ट्रांसलेट और रोटेट दोनों करता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आती जाएगी। वहां पे ढूंढना है कि वेलोसिटी कहाँ जीरो हो सकती है रॉड पे, वो डिस्कस करेंगे। और चौथा प्रॉब्लम है इंक्लाइन रॉड जो स्मूथ फ्लोर पर स्लाइड कर रहा है, टिपिकल है, ये तो पूरा प्योर कंस्ट्रेंट वाला प्रॉब्लम है ये। देखो, और ये आपको यहाँ पे जो फिगर दिखाई है 2D और 3D वर्जन है ये बॉबिन के, जिसमें एक होता है इनर रेडियस और एक होता है आउटर रेडियस। इनर पे तो धागा लगा ही रहता है, लेकिन आउटर पे भी कभी कभार धागा लगा देते हैं, जैसे अपने पहले ही प्रॉब्लम में आएगा, ठीक है। तो इसी बॉबिन को ही आज मास्टर करते हैं क्योंकि यही फेवरेट होता है, यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर हमारा मोटिवेशन है कि हमें चाहिए क्यों, है ना, कंस्ट्रेंट रिलेशन। देखो न्यूटन्स लॉ जब हमने पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ मैकेनिक्स में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो वहां भी तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखी थी, है ना। याद करो, पहले तो सिंपल कंस्ट्रक्शन वहां क्या थी कि दो ब्लॉक एक स्ट्रिंग से पुली के ऊपर से जुड़े हुए हैं, तो हम लिखते थे ना कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड सेम होगा। वो क्या था, वो भी तो एक सिंपल कंस्ट्रेंट ही था। वैसे तो हमने 3 कंस्ट्रेंट होते हैं एनएलएम में, हालांकि उसकी चर्चा नहीं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि एनएलएम वाले कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट में कंस्ट्रेंट तो समझ में आता था, लेकिन बात भी सिंपल हो जाती थी। क्यों बताओ, क्योंकि पार्टिकल या ब्लॉक एक ही चीज है ना, एक ही वेलोसिटी। अगर आपको पता चल गया कंस्ट्रेंट, तो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कुछ भी हो, पूरा का पूरा एक ब्लॉक एक वेलोसिटी से या एक एक्सेलरेशन चलेगा, ठीक है। लेकिन रोटेशन में, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में प्रॉब्लम कहाँ आ गई बताओ। अब बॉडी के अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग वेलोसिटी अलग अलग एक्सेलरेशन पे मूव कर रहे हैं, है ना। जैसे फैन का ब्लेड सोचो या रोटेशन व्हील सोचो, कोई भी सिंपल, तो सेंटर की वेलोसिटी कुछ और, रीम के पॉइंट की वेलोसिटी कुछ और, कांटेक्ट पॉइंट की हमने देखा वो तो और भी कुछ और है।
तो अब हमें देखो यहां पे बॉडी की बात तो हो नहीं सकती कि पूरे बॉडी की वेलोसिटी बताओ, यहाँ पे बात वो नहीं है। बात यहाँ पे है कि बॉडी के किस पॉइंट की वेलोसिटी की बात करेंगे। और उसमें भी देखो आ, पहले ये देखो कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में विथ रिस्पेक्ट टू दूसरे पार्टिकल उसी बॉडी का ये होता है ना। यहाँ पे रिलेट करना पड़ता है, समझे कि नहीं थोड़ा बहुत। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मास्टर टूल क्या है? तो ये तो हमने पिछले 4 लेक्चर से करते आए कि भाई पॉइंट पी है तो उसको लिखेंगे वीपीसी प्लस वीसी या तो एपीसी प्लस एसी अगर एक्सेलरेशन की। तो इसको पढ़ते कैसे है कि भाई पी की वेलोसिटी इज इक्वल टू पी की रिलेटिव वेलोसिटी टू सेंटर प्लस सेंटर की वेलोसिटी, है ना। और ये जो वी ए पी सी है वी पी सी है रिलेटिव वाला टर्म क्या होता है बोलो? अगर बॉडी ओमेगा से घूम रहा है तो वी पी सी हम लिखते थे कि ओमेगा इंटू आर पी सी, मतलब पी की सी से दूरी टाइम्स ओमेगा। और डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू सी पी, रोटेशन के सेंस में। सारी चीजें हमने बहुत बार ये है ना, इसको एक बार रिवाइज कर लिया। सिमिलरली एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन में क्या है, मैंने वहां भी आपको इत्तला किया था, यहां भी अल्फा इंटू आरपीसी लिखेंगे। अब ये दो इक्वेशन जो है वो पूरे इस लेक्चर में इलस्ट्रेशन में काम आने वाले हैं, है ना। बस यही है कि हमें हर प्रॉब्लम में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई पी जो है वो कौन सा पॉइंट ले। और यहां पे है टिप, ये रूल है कि वही पॉइंट चुनो जो डायरेक्टली किसी स्ट्रिंग से या फ्लोर से या दूसरी बॉडी से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पर कुछ ना कुछ तो हम बता ही सकते हैं, कुछ तो इन्फर कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई उसकी वेलोसिटी 0 है या तो ब्लॉक के बराबर है वगैरह, है ना। तो चलो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो ये है सिंपल रोप और पुली, सबसे कॉमन कंस्ट्रेंट, सबसे पहला और सब। देखो एक पुली सीलिंग से लटकी है, रेडियस आर दिया है, स्ट्रिंग उसके ऊपर से गुजरती है और उसके एंड पे एम लटका है। यहाँ पे हम एक अजम्पशन लेते हैं जो लगभग हर प्रॉब्लम में दी होती है, उसके बिना कुछ आगे नहीं बढ़ती है बात। स्ट्रिंग पुली पर स्लिप नहीं करता है। बोलो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्ट्रिंग और पुली का रिम दोनों साथ साथ मूव करते हैं, स्ट्रिंग रिम पर फिसल नहीं रही है। क्या मतलब हुआ? सोचो, अगर स्ट्रिंग रिम पर स्लिप नहीं कर रही है तो स्ट्रिंग की स्पीड इज इक्वल टू रिंग की स्पीड होनी चाहिए, है ना। और रिम की स्पीड कितनी होती है प्योर रोटेशन में? वो तो आसानी से बता सकते हैं कि रिम का हर पॉइंट सेंटर से रेडियस आर पर है तो वी ऑफ स्ट्रिंग विच इज इक्वल टू वी ऑफ रिम विच इज ओमेगा आर, है ना। इसी लॉजिक से अगर पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन वो तो अल्फा ही होता है, सर्कुलर मोशन से पता है हमें। तो स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन क्या होगा बोलो? रिम के पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भाई। तो ए ऑफ स्ट्रिंग हैज टू बी 80 विच इज अल्फा आर, है ना। अब यहां ध्यान दो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां गड़बड़ करते हो, मैंने टेंजेंशियल बोला है। रिम के पॉइंट का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं, वो भी तो होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। वो ओमेगा स्क्वायर रिम का सेंटर की तरफ होता है, लेकिन स्ट्रिंग तो टेंजेंट डायरेक्शन में ही चलती है, उसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट से ही मैच कराना है। देखो ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। अच्छा, अब ब्लॉक का देखो, ब्लॉक स्ट्रिंग से जुड़ा है और स्ट्रिंग क्या है? इनएक्सटेंसिबल है। तो भाई ब्लॉक की स्पीड क्या हुई? स्ट्रिंग की स्पीड। तो नटशेल में वी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू ओमेगा, ए ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू अल्फा। ये हमारा सबसे बेसिक कंस्ट्रेंट हो गया, समझ गए? इसको समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे हम थोड़ा ट्विस्ट लाएंगे, कंफ्यूजन लाएंगे, बस बेसिक तो यही रहेगा। और कंफ्यूजन बॉबिन प्रॉब्लम्स में आता है जो जेई का फेवरेट है। तो अभी इसको बॉबिन पे लगाते हैं। देखो बॉबिन में हमें सिर्फ समझना रहेगा।
ओके, ये पहला प्रॉब्लम है। बॉबिन मतलब देखो, रील जैसी शेप है जिसका इनर रेडियस स्मॉल आर, आउटर रेडियस कैपिटल आर। स्केमेटिक देखो, है ना, बड़ा सर्कल जो आउटर रिम है कैपिटल आर, और छोटा सर्कल उसका कोर है स्मॉल आर बोलते हैं। अब अरेंजमेंट देखो, देखो लाइट स्ट्रिंग जो है इनर कोर पे सीधी लिपट के टेंजेंट होके उस सीधा रूप से जुड़ी हुई है ना। अब जहां ये स्ट्रिंग बॉबिन से जुड़ी है ना टेंजेंट, उसका नाम है पॉइंट बी, कैपिटल बी। चलो ठीक है। दूसरी स्ट्रिंग आउटर रिम पर लिपटी हुई है, जैसे मैंने कहा ना आउटर पर भी लिपट सकती है अगर उसकी थिकनेस है तो, ठीक है। अब उसके एंड पे ये जो ब्लॉक एम है वो लटका हुआ है, और वो जो टेंजेंट है उसका नाम दिया है पॉइंट ए। हाँ, अब यहाँ पे स्ट्रिंग बॉबिन पर स्लाइड नहीं करती है, नो स्लीपिंग, है ना, तो यही तो है। अब देखो सिस्टम को रेस्ट से एकदम से रिलीज कर दिया, क्या होगा बताओ, क्या होगा, यही तो समझना है। धीरे धीरे समझते हैं, देखो पूरे एंड तक आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बॉबिन भी नीचे गिरेगा, गिरने वाला है, अग्रीड। उसका एक्सेलरेशन कैपिटल है। भाई ब्लॉक का क्या होगा, भाई वो भी तो नीचे गिरेगा, अग्रीड। लेकिन देखते हैं कैसे नीचे गिरता है वो, है? उसका एक्सेलरेशन क्या है, स्मॉल है। देखो अब जब बॉबिन नीचे गिर रहा है वो तो घूम भी रहा है, घूमेगा ही, अग्रीड है, क्योंकि स्ट्रिंग उसको टॉर्क दे रही है कि नहीं, घूमेगा वो, देखो। अच्छा ठीक है, इतना तो समझ में आएगा। अब हमें फाइंड करना है रेशियो स्मॉल ए बाय कैपिटल ए। क्या करो कि आप यहां पे पॉज करो, खुद सोचने की कोशिश करो, है ना। फिर देखो पहले तो फिजिकल इंट्यूशन देखो कि ये सिस्टम हो क्या रहा है, बॉबिन भी घूम रहा है तो स्मॉल ए का क्या होने वाला है, ये सब चीजें मैं आपको क्लियर कराता हूं। लेकिन हिंट अगर चाहिए तो कौन सा पॉइंट किससे जुड़ा है ना। तो मैंने वो जो हिंट दी थी वहीं से शुरू करो, उसी पॉइंट को पकड़ो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, चलो तो सॉल्व करते हैं। स्ट्रेटेजी वही, कनेक्टेड पॉइंट्स को ढूंढो। तो अब बॉगविन का एंगुलर एक्सेलरेशन हमें यहां पे अल्फा लेना पड़ेगा, ठीक है, ये है इस डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज है ना, देखो क्लॉकवाइज है डायग्राम में, और सेंटर सी नीचे जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन कैपिटल है, वो तो दिया हुआ है। पहला स्टेप है कैपिटल बी पॉइंट को देखो, वो पॉइंट बी क्या है, इनर कोर का वो पॉइंट जहां से स्ट्रिंग सीधा रूप तक जाती है। अब सोचो रूप तो फिक्स्ड है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, और स्ट्रिंग बी पर स्लिप नहीं करती है। देखो मैंने तीन आपको पॉइंट बता दिए, तो स्ट्रिंग का वो पॉइंट बी जहां पर वो टच कर रही है, उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, भाई रुकी हुई है वो, जीरो है ना, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो हो गया, क्योंकि रूप से जुड़ी हुई है वो, कहीं जा ही नहीं रही वो, सीधी स्ट्रिंग है भाई। तो मतलब, तो ये जो पॉइंट बी है उसका नेट एक्सेलरेशन जीरो हुआ, पॉइंट बी का नेट एक्सेलरेशन, मतलब एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, समझे, यही तो है। अगर ये समझ में आ गया, अब मैं तो कहूंगा कि आप इसको पॉज करो, आप विजुलाइज करो कि स्ट्रिंग तो भाई रूप से लटकी हुई है, और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, कहीं जा नहीं रही है, तो स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट वहीं का वहीं है, तो उसका नेट एक्सेलरेशन क्या हुआ, नेट वेलोसिटी भी क्या हुई, सब कुछ जीरो है उसका। यही तो क्रुक्स है। रूप से डायरेक्टली जुड़ी हुई स्ट्रिंग का मतलब है उसका जो एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन है, या ग्राउंड्स के रिस्पेक्ट में देखो जिसको हम पॉइंट बी बोल रहे हैं, अब उसको कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे पॉइंट बी जुड़ा हुआ है, तो वी गॉट इट्स वैल्यू ए बी, कैपिटल बी हैज टू बी इक्वल टू जीरो।
अब हमारा मास्टर इक्वेशन क्या है, जैसे मैंने कहा था ना, रिलेटिव लिखना पड़ता है यहाँ पे तो कंबाइंड में। तो ए ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए सी। बी का एक्सेलरेशन रिलेटिव टू सी कितना है, तो बी सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर है, एंगुलर एक्सेलरेशन हमने अल्फा बोल दिया है, तो मैग्नीट्यूड अल्फा आर। और डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन डायग्राम में तो क्लॉकवाइज है कि नहीं अल्फा, तो बी लेफ्ट साइड पर है, तो बी रिलेटिव टू ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और अल्फा आर अपवर्ड होगा, है ना। अब बी रिलेटिव टू सी है भाई, हमने तो एब्सोल्यूट बी जीरो है लेकिन रिलेटिव टू बी ऊपर है अल्फा आर। हाँ, और सी का एक्सेलरेशन ए नीचे की ओर है, भाई नीचे ही होना चाहिए तभी तो नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा। और नीचे की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव मान लो तो हम इसको लिखना पड़ेगा जीरो इक्वल टू माइनस अल्फा आर प्लस ए, है ना, क्योंकि ऊपर वाला नेगेटिव। ठीक है, जो भी लो, फिजिक्स तो ये है कि दोनों कैंसिल होने चाहिए। तो इससे मिला हमें अल्फा इक्वल टू ए बाय आर, ये हमारी इक्वेशन वन है, यही तो इंपॉर्टेंट चीज थी। देखिए इसका मतलब समझो, बॉबिन जितना देखो ये इक्वेशन वन का मतलब यहाँ पे, बॉबिन जो नीचे गिर रहा है ना, जितना नीचे गिर रहा है स्ट्रिंग उतनी ही इनर कोर से अनवाइंड होती है, ये इसका मतलब है। और गिरना और घूमना ये लॉक हो रहा है, देखो ये इस इक्वेशन से, यही तो कंस्टेंट है जो आप, है ना। मैथमेटिक्स तो आसान है मेरे हिसाब से, फिजिक्स ये है जितना वो अनवाइंड हो रहा है ना उतना ही वो नीचे गिर रहा है? ये है ये इक्वेशन। देखो चलो पॉइंट ए पे जाते हैं, कैपिटल ए, आउटर रिम पर रेडियस कैपिटल आर, और वहां से स्ट्रिंग सीधा ब्लॉक तक जाती है। तो इस बार कंस्टेंट क्या है बताओ, पॉइंट मतलब कैपिटल ए का एक्सेलरेशन क्या होगा, जो भी होगा ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा भाई, अभी तो देखा हमने। अच्छा, दोनों एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिप नहीं कर रही है, तो समझ गए। अच्छा, अब हम कैपिटल ए का एक्सेलरेशन रिलेटिव में कैसे लिखेंगे, तो भाई ए सी प्लस ए सी, ए रिलेटिव टू सी, दूरी आर, मैग्नीट्यूड अल्फा आर, डायरेक्शन अल्फा क्लॉकवाइज, ए राइट साइड पर तो नीचे, देखो ये सब डायग्राम में। और सी का एक्सेलरेशन ए वो भी नीचे, तो इस बार दोनों से ऐड कर दो, मतलब जो स्मॉल ए है, जो हमको समझ में आया था, जो दिया है वो अल्फा आर प्लस कैपिटल ए, इक्वेशन दो, है ना। देखो पॉइंट बी पर दोनों टर्म्स कैंसिल हुए, पॉइंट ए पर दोनों टर्म्स ऐड हुए। क्यों, देखो धीरे धीरे समझ रहे हैं हम, क्योंकि बी और ए सेंटर के अपोजिट साइड पर है, रोटेशन एक तरफ पॉइंट को ऊपर ले जाता है, दूसरी तरफ नीचे, यही तो समझना है ये। और साइन का खेल भी आप अगर समझे, साइन का खेल है ये, अगर फिजिक्स समझे तो खेल समझ में आएगा, गलती नहीं होगी, लेकिन सिर्फ साइन से जाने तो गलतियां हो सकती। तो हमेशा डायग्राम बनाओ, एरोस बनाओ, फिर इक्वेशन लिखो, जो भी पॉइंट है वो कहाँ जा रहा है, जैसे मैंने कहा था कॉन्टेक्ट पॉइंट जा कहाँ रहा है भाई, यहां भी वही हाल है, वो जाना कहाँ चाहता है, फिर इक्वेशन लिखो। चलो अब क्या करो कि कंबाइन करो, देखो वन में भी अल्फा था, टू में भी अल्फा है, तो वन से अल्फा निकाल लो ए बाय आर और इसको दो में डाल दो, टू इक्वेशंस, है ना। तो ये लिखेंगे स्मॉल ए इक्वल टू ए बाय आर इंटू कैपिटल आर प्लस ए, तो यहां से ए बाय ए मिल गया। अब यहां पे ना थोड़ा चेक करो, आर और आर दोनों पॉजिटिव है, तो ए बाय ए है ना ग्रेटर देन वन हुआ, है कि नहीं। अब मतलब क्या हुआ, ब्लॉक जो है बॉबिन से ज्यादा नीचे तेज गिर रहा है, क्या आपको ये सेंस बनता लग रहा है भाई, बिल्कुल हाँ, यही तो देखो अब समझो, ब्लॉक के पास तो दो रीजंस है गिरने के, बॉबिन खुद भी गिर रहा है, प्लस बॉबिन घूम के गिरा रहा है, स्ट्रिंग को छोड़ रहा है, मतलब ब्लॉक
समझ रहे हो? तो दोनों इफेक्ट्स ऐड हो गए, है ही ना ब्यूटीफुल। तो यही तो समझाना था कि फिजिक्स भी समझो तो गलतियां नहीं होगी, नहीं तो सिर्फ इक्वेशन में लपेट के रह जाओगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बॉबिन सेम है लेकिन अब सीन बदल गया है। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। अब भाई रफ क्यों है? क्योंकि हमें चाहिए ना बॉबिन बिना स्लाइड किए प्योर रोल करे, इसलिए। और उसके लिए तो फ्रिक्शन चाहिए होगा, इसलिए रफ बोलते हैं। स्ट्रिंग इस बार इनर कोर पे लिपटी हुई है ना? और कोर के नीचे वाले स्लाइड से ये मतलब पॉइंट क्यू है ना? फिर ये टेबल के किनारे पे पुली है भाई, उससे गुजरते हुए उस पर लटका हुआ है निकल के स्मॉल एम, मतलब मास। सिस्टम को रिलीज किया, ब्लॉक नीचे गिर रहा है, स्ट्रिंग को भी खींचता है ना? तो और स्ट्रिंग बॉबिन को खींच रहा है, ऐसा है। और बॉबिन सरफेस पे प्योर रोल करती है, ठीक है। अब इसका जो एक्सेलरेशन दिया है वो कैपिटल है, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन पहले जैसा स्मॉल है। यहां पे तो मैं आपको, चलो पहले सवाल को कंडीशन फिर से एक बार देखो। बॉबिन विदाउट स्लाइडिंग रोल कर रहा है, और स्ट्रिंग बॉबिन पर स्लिप नहीं कर रही है, ठीक है ना? हमें अगेन ए बाय ए ढूंढना है। देखो मैं सॉल्यूशन के लिए तो हिंट यही है कि ईसीआर का इस्तेमाल करो। बट यहां पे मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने अगर इनर थ्रेड से बॉबिन को खींचा है, तो बॉबिन क्या आपसे दूर जाएगी या आपके पास आएगी? है कि नहीं? कई बच्चे बोलते हैं दूर जाएगी, कई बच्चे बोलते हैं पास आएगी। तो ये डिपेंड करता है, आगे हम पढ़ेंगे, बॉबिन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हल्की बॉबिन है तो वो जहां खींचेगी वहीं आएगी वो। अगर हैवी बॉबिन है तो ब्लॉक जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पे दिया हुआ है कि ब्लॉक के डायरेक्शन में ही बॉबिन खिसक रही है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा आईसीआर से इसे क्रैक करेंगे। ओके, जिनको अगर आईसीआर नहीं पता है, इट्स बेटर आई विल रिमाइंड देम वंस अगेन। अगर आपने देखा भी है तो भी चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं। कोई बॉडी जब प्योर रोलिंग करती है तो उस इंस्टेंट पर उसका जो कांटेक्ट पॉइंट पी बोल दो, है ना? जहां बॉबिन यहाँ पे जहां टच कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि स्लाइडिंग नहीं है। अगर कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो ना होती तो वो घिस रहा होता, दैट वुडंट बी कॉल्ड एज अ स्लाइडिंग। अच्छा, तो उस इंस्टेंट के लिए हम अगर जीरो है प्योर रोलिंग में, तो पूरी बॉडी को ऐसे ट्रीट कर सकते हैं जैसे प्योर रोटेशन, कोई ट्रांसलेशन का झंझट नहीं, है ना? तो यही मेथड है आईसीआर का। कांटेक्ट पॉइंट को आप आईसीआर समझ लो। अब इसका फायदा क्या होगा कि जैसे मैंने कहा ट्रांसलेशन की कोई झंझट नहीं, किसी भी पॉइंट की स्पीड या एक्सेलरेशन निकालना है, ओमेगा या अल्फा टाइम्स पी की दूरी, उस पॉइंट की दूरी, बस दूरी मापो, मल्टीप्लाई करो, वेक्टर एडिशन की कोई जरूरत ही नहीं है। तो पहला स्टेप है सेंटर सी। सेंटर सी पॉइंट पी से कितना दूर है बताओ? पूरा रेडियस आर, है ना? डायग्राम में वर्टिकल डैश लाइन है, तो ए सी आपका हो जाएगा अल्फा आर। लेकिन सेंटर का एक्सेलरेशन ही तो बॉबिन का एक्सेलरेशन है जो कैपिटल ए है, तो ए इक्वल टू अल्फा आर कैपिटल ए है। ये इक्वेशन वन। भाई ये तो पहचाना हुआ लगता है कि नहीं? यही तो प्योर रोलिंग का फेमस रिलेशन है, ए इक्वल टू अल्फा आर। तभी तो रोल करता है कि नहीं? अच्छा, अब पॉइंट क्यू देखो, स्ट्रिंग वाला पॉइंट है, वो कहाँ है ना? इनर कोर के बॉटम पर, मतलब जमीन से आर माइनस आर की हाइट पर, है ना? देखो डायग्राम में आर माइनस आर।
P से Q की दूरी R-R, ठीक है। तो आईसीआर मेथड से A ऑफ Q क्या होगा भाई, सीधा अल्फा इंटू दूरी माप ली, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अब है Q जो है सीधा ब्लॉक से जुड़ा हुआ है ना, ब्लॉक तक। तो स्ट्रिंग और स्लिप नहीं कर रही है, इनएक्सटेंसिबल है, पुली लाइट है। तो भाई जो Q का एक्सेलरेशन है वही तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो यही है A ऑफ Q इक्वल टू A इक्वल टू अल्फा, ये इक्वेशन 2 हो गया अपना। अब इसको डिवाइड करो भाई, क्योंकि अल्फा अल्फा दिख रहा है ना, तो डिवीजन आसान है। तो सीधा A बाय A अल्फा कैंसल, 1 माइनस R बाय कैपिटल R। यहां पे डिस्कशन बनता है, क्या इंटरेस्टिंग बात निकली बोलो। इस बार स्मॉल a बाय कैपिटल A लेस देन 1 है, तो देखो है कि नहीं, ये तो ये बॉबिन ब्लॉक जो है बॉबिन से धीरे चल रहा है। पिछले प्रॉब्लम में वो तेज चल रहा था, इस बार स्लो। क्यों? सोचो, पॉइंट क्यू आईसीआर के पास है, उसकी दूरी सिर्फ R-R, जबकि C दूर है, तो आईसीआर का पास वाला पॉइंट हमेशा स्लो होते हैं, हमने ये बहुत बार बताया है ना। जैसे घूमती हुई छड़ी में एक्सिस के पास वाले पॉइंट स्लो होते हैं, तो स्ट्रिंग धीरे निकल रही है ना, ब्लॉक धीरे गिर रहा है। अब देखो एक्सट्रीम केसेस चेक करो, है ना, ये अच्छा थिंकिंग है। लिमिट चेक करो, अगर स्मॉल आर और मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर जितना बन जाए, आर टेंस टू कैपिटल आर, तो इनर कोर ऑलमोस्ट आउटर कोर के रिम पे बराबर हो गया, तो ए बाय ए 0 हो जाता। मतलब क्या, स्ट्रिंग निकलती ही नहीं भाई, क्योंकि तब क्यू पॉइंट हमेशा कांटेक्ट पॉइंट पर होता, जो कि आईसीआर है, तो वेलोसिटी 0। समझे कि नहीं? अगर आर 0 हो जाता, स्मॉल आर, तो ए बाय ए बिल्कुल 1 हो जाता, है ना, क्योंकि अच्छा, तो इसका मतलब है ब्लॉक और बॉबिन सेम स्पीड पे है। समझे कि नहीं? तो ये है, लिमिट से हमेशा चीजें हम ऐसे अंडरस्टैंड करें, तो ये हैबिट अच्छी है। तो होप आपको। चलो अब हम बॉबिन को छोड़ के रॉड पे आते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में एक रॉड कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन होता है, गिरता हुआ होता है, जैसे लैडर गिरती है, या तो आप टेबल पर पेन को फेंक दो, या तो पेंसिल है ना, तो ये सारी चीजें। बट हमारी स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल वही है, रॉड के किसी भी पार्टिकल P की वेलोसिटी को सेंटर ऑफ मास C से रिलेट करो, Vp इक्वल टू VPC प्लस VC, जहां VPC होता है ओमेगा इंटू P की दूरी C से, है ना। यहां एक सुंदर पिक्चर है, देखो, रॉड की कोई भी मोशन को हम दो सिंपल मोशन में सुपरपोज कर रहे हैं। देखो, पहला है तो प्योर ट्रांसलेशन, सीधा हर पॉइंट सेम वेलोसिटी V0 से, क्योंकि रॉड है भाई, V0 से चल रहा है सीधा। दूसरा है प्योर रोटेशन अबाउट C, है ना, सेंटर रुका हुआ है, बाकी पॉइंट ओमेगा से घूम रहे हैं, एक एंड एक तरफ, दूसरा एंड दूसरी तरफ, डायग्राम में देखो आप। अब दोनों को बराबर करो तो कंबाइंड मोशन हो जाए कि नहीं, लास्ट वाला। और वहां किसी भी पॉइंट की एक्चुअल वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है, तो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, है ना, दो वेक्टर है। तो यही सुपरपोजिशन अब हम करने वाले हैं दोनों प्रॉब्लम्स में, रॉड में देखो, है ना, ये तो आसान है आपको सुपरपोजिशन। अब यहाँ पे रॉड की लेंथ कैपिटल है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा है, तो ये जो है ना, ये टॉप व्यू है, हम ऊपर से देख रहे हैं। इम्पल्स दिया गया रॉड को, झटका, तो रिजल्ट क्या है, रॉड के पास V0 भी आएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा, और रॉड अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड ओमेगा से रोटेट करता है। जब भी झटका मिलता है ना, तो दो चीजें आ जाती है चीज के पास, ट्रांसलेशन और रोटेशन, और यही तो रियल लाइफ है, दोनों आ जाते हैं उसके बाद।
और फ्री में जो ट्रांसलेट रोटेट करता है वो सी सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ भी ओमेगा सेंटर ऑफ मास के अराउंड है। सवाल यह है कि रॉड पर वो पॉइंट ढूंढो जिसकी वेलोसिटी जीरो हो, है ना। अब वेलोसिटी मतलब आपको पता है वी पी इक्वल टू वी पी सी प्लस वी सी। सुपर पोजिशन लगाओ, हर पॉइंट के पास दो वेलोसिटीज है, वी नॉट सबके लिए सेम आगे की तरफ। रोटेशन है आपका ओमेगा एक्स, जहां एक्स वो सी से दूरी पर है, मतलब सी, है ना। और डायरेक्शन एक स्लाइड पे आगे होगा, दूसरी स्लाइड पे पीछे होगा, या तो एक स्लाइड पे ऊपर एक स्लाइड पे नीचे। ये जो ओमेगा का खेल है। जीरो वेलोसिटी कहाँ मिल सकती है, बोलो सोचो भाई। जहां जहां एक दोनों दूसरे को ऑपोजिट हो, कैंसिल करते हो, मैग्नीट्यूड अगर वहां बराबर मिल जाए तो देखो सी, देखो फिगर में सी के बी वाले स्लाइड पर पोर्शन की जो वेलोसिटी है वो ट्रांसलेशन की अपोजिट है, ओमेगा क्लॉकवाइज है ना, तो राइट साइड पर रोटेशन वेलोसिटी नीचे है, तो 0 पॉइंट सी और बी के बीच मिलना चाहिए। तो उस पॉइंट को अगर पी प्राइम कहे और सी प्राइम को एक्स एज्यूम करे तो हम लिख सकते हैं वी पी प्राइम इक्वल टू वी प्राइम पी प्राइम सी प्लस वी सी। और ये वी पी प्राइम तो हमें जीरो चाहिए, इसलिए माइनस ओमेगा एक्स प्लस वी। तो यहां से एक्स आपको वी नॉट बाय ओमेगा, मतलब सेंटर से वी नॉट बाय ओमेगा की दूरी पर बी की तरफ, वहां वेलोसिटी जीरो मिलेगी, है ना। पहली बात, अब ध्यान ध्यान से सुनो, पी प्राइम पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये चीजें डिस्कशन करनी चाहिए। रोटेशन जो है उसे ओमेगा एक्स मतलब वी नॉट की स्पीड से पीछे ले जा रहा है, ट्रांसलेशन उसे आगे ले जा रहा है, तो कैंसिल हो रहा है। तो उस इंस्टेंट पर वो पॉइंट हवा में रुका हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। दूसरी बात, ये बहुत खूबसूरत मुझे लग रही है कि ये पी प्राइम जो एक्चुअली है ना रॉड का इंस्टेंटेनियस सेंटर है, मतलब आईसीआर जिसे बोलते हैं। और ये देखो, अगर ये रॉड मतलब रॉड पे आ गया है, लेकिन हो सकता था कि ये आ, जरूरी नहीं कि रॉड के अंदर ही आ जाए, है ना। तो ये रॉड के बाहर भी आ सकता था, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी मैग्नीट्यूड दी हुई है, तो उस मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये कहीं और आ जाता। तो आईसीआर तो जैसे कहा बॉडी पे भी होता है और बॉडी के बाहर भी होता है ना। तो जैसे एग्जाम्पल में अगर वी नॉट बाय ओमेगा आपका एल बाय टू से ग्रेटर आता ना, तो वो रॉड के बाहर चला जाता, समझिए कि नहीं। बट ऐसा नहीं है, मतलब आईसीआर तो फिर भी एग्जिस्ट करता है, रॉड के बाहर है तो आईसीआर नहीं है, ऐसा तो हमने पहले भी ये बात बताई है। तो एक रॉड का एक्सटेंशन, रिजिड एक्सटेंशन मान लो, ये बात बताई थी कि एक बॉडी बना दो रिजिड एक्सटेंशन। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि जहां पे आपका यहाँ पर तो ठीक है ना, रॉड पे आ गया। एनीवेज चलो अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल देख लेते हैं। प्योर कंस्ट्रेंट वाला सवाल है ये, सबसे ज्यादा मैं तो कहूंगा ये एग्जाम रिलीवेंट है। फॉलिंग लेडर वाला प्रॉब्लम है, उसी टाइप का है। रॉड ए बी का अगेन लेंथ कैपिटल एल है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर है और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, देखो डायग्राम। ए नीचे फ्लोर पर है, बी ऊपर हवा में है। अब इसको रिलीज किया तो क्या हुआ, फ्लोर स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, तो रॉड तो गिरेगी लेकिन एंड ए पर स्लाइड कर रहा है, रोल नहीं कर रहा है। और थीटा तो कम होता जाएगा, रॉड फ्लैट होती जाएगी। आपको पूछा है कि वी ऑफ सी और ओमेगा इनके बीच का रिलेशन पूछा है ना, बहुत अच्छा है। फिर से सुपरपोजिशन तो करना ही है, प्योर ट्रांसलेशन है। सेंटर सी जो है वो वीसी से नीचे आ रहा है और रोटेशन में प्योर रोटेशन ओमेगा जो कि सी के अराउंड होगा। लेकिन यहां पे कंस्ट्रेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। एंड ए फ्लोर के अलोंग ही स्लाइड करता है, फ्लोर को छोड़ नहीं सकता है, दिया है ऐसा।
और फ्लोर के अंदर घुस सकता है, वो भी नहीं घुस सकता है। मतलब पॉइंट ए की वेलोसिटी जो भी होगी वो फ्लोर के नॉर्मल वाले कंपोनेंट, मतलब वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो जीरो होना चाहिए, सीधा फ्लोर के पैरेलल होगी। तो जो हमें पता है जीरो, अब इस पॉइंट पे इसकी वर्टिकल जीरो है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हो सकता है, वो स्लाइडिंग है, अलाउड है, लेकिन वर्टिकल जीरो है। पॉइंट ए की वर्टिकल वेलोसिटी के दो कंट्रीब्यूशन है। पहला है ट्रांसलेशन, वीसी से नीचे की तरफ पूरा रॉड गिर रहा है ना। तो ए भी इसी हिसाब से नीचे जाना चाहता था, लेकिन कंस्ट्रेंट है उसके पास। दूसरा है रोटेशन से है कंट्रीब्यूशन, ए रिलेटिव टू सी की वेलोसिटी ओमेगा इंटू एल बाई टू, क्योंकि है ना सी तो एल बाई टू पे होता है। डायरेक्शन रॉड के परपेंडिकुलर हमें तो पता है, तो देखो ये सब डायग्राम में यही तो है। अब परपेंडिकुलर वेलोसिटी का आपको वर्टिकल कंपोनेंट कितना है बताओ। थोड़ी सी ज्योमेट्री है। रॉड अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है तो परपेंडिकुलर वर्टिकल के साथ थीटा बनाएगा, है ना। तो कंपोनेंट आपका ये निकल आया ओमेगा एल बाई टू कॉस थीटा। डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ, देखा, डैश्ड वर्टिकल। ये तो मतलब समझ में आया क्यों ऊपर है। अब जब रॉड गिर रही है तो रॉड सी के अराउंड ऐसे घूम रही है, ये बता रहा है कि ए बाहर की तरफ ऐसे जा रहा है। तो घूमने का इफेक्ट ए टू सी के रिलेटिव ऊपर, मतलब बाहर ढकेल रहा है ऊपर ऐसा, इसलिए ए फ्लोर पर टिका रहता है, ऐसा है। गिरना उसे नीचे खींचना है और घूमना उसे ऊपर, दोनों बैलेंस है भाई। ये अगर बैलेंस नहीं होता तो यही बैलेंस को आप कंस्टेंट इक्वेशन में वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर पॉजिटिव लेके करो, तो माइनस वी सी ओमेगा एल कॉस थीटा प्लस ये दोनों मिला के जीरो, तो वी सी आपका निकल के आ गया, हो गया। तो यही है हमारा रिलेशन जो पूछा था वी सी और ओमेगा में। यहां भी मैं तो कहूंगा लिमिट्स चेक करो हमेशा की तरह। जब ऑलमोस्ट वर्टिकल है रॉड, थीटा 90 है, तो कॉस जीरो, तो वी सी जीरो, है ना, ओमेगा के कंपेरिजन में। शुरू में रॉड मोस्टली सिर्फ घूमती है, सेंटर धीरे गिरता है, करेक्ट। ये हमने पहले भी देखा था कि अच्छा, अब रॉड जब ऑलमोस्ट फ्लैट है, थीटा जीरो है, तो कॉस थीटा वन, तो वी सी ओमेगा है ना। गिरने और ये घूमने का स्ट्रॉन्गेस्ट कपलिंग है इस वक्त, याद रखना। ये सिर्फ कंस्टेंट है, पूरा सॉल्यूशन नहीं। अगर सवाल पूछे कि फ्लोर टच करते वक्त स्पीड कितनी, तो ये इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन के साथ भी आप मिलाओगे, है ना। एम जी एच वाला टर्म होता है 1/2 mv² ऐसा, प्लस आप हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहाँ पे तो रोटेशन भी है, तो रोटेशन में आई ओमेगा स्क्वायर आएगा प्लस आई ओमेगा। तो ये कंस्टेंट वीसी और ओमेगा को जोड़ेगी ताकि एक अननोन में इक्वेशन बन जाए, ऐसा है। समझे कि नहीं, ये जो आगे आएगा, ये यही प्रॉब्लम को हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज का तो मिशन इतना ही था भाई कि आपको कंस्टेंट लिखना सीखना था, और वो हो गया। लेकिन प्रॉब्लम जस्ट आई एम सेइंग कि आगे भी है। चलो समराइज करते हैं, बहुत हो गया। देखो, पहला है रोप पुली कंस्टेंट, जो आपको मतलब समझ में आना चाहिए, उसके ही सारे ये वेरिएशन है बॉबिन वाले, है ना। तो स्ट्रिंग पुली पर स्लिप नहीं करती है, वी ऑफ ब्लॉक ओमेगा आर, ए ब्लॉक अल्फा आर, है ना। स्ट्रिंग की स्पीड इक्वल टू टेंजेंट की स्पीड। दूसरा टूल है ये मास्टर रिलेशन, ए पी इक्वल टू ए पी सी प्लस ए सी। और गोल्डन रूल क्या है, पी वही पॉइंट जो डायरेक्टली किसी चीज से जुड़ा हो। रूप से जुड़ी स्ट्रिंग जुड़ी थी तो एक्सेलरेशन जीरो, ब्लॉक से जुड़ी स्ट्रिंग एक्सेलरेशन को ब्लॉक का ए, फ्लोर पर स्लाइड करता है तो नॉर्मल कंपोनेंट जीरो कर दो।
तीसरा टूल था आईसीआर का शॉर्टकट, प्योर रोलिंग। कॉन्टेक्ट पॉइंट पर आईसीआर है, हर पॉइंट की एक्सेलरेशन मतलब स्पीड या एक्सेलरेशन आप जो भी है ओमेगा या अल्फा इनटू आईसीआर, आईसीआर का दूरी जो है, तो वेक्टर एडिशन की यहाँ पे झंझट खत्म हो जाती है ना। और ये जो रिजल्ट है ए बाई इक्वल टू आर प्लस आर, ब्लॉक तेज जा रहा है, ये हमने इंटरप्रिट किया इसका फिजिक्स। दूसरे में ए बाय आर माइनस आर बाय आर, ब्लॉक धीमा जा रहा है, इसका भी फिजिक्स इंटर। स्ट्रक रॉड मतलब झटका है, वहां जीरो वेलोसिटी एक्स इक्वल टू वी नॉट बाय ओमेगा, सी की दूरी, और आईसीआर है वही, लेकिन ये हमने देखा कि ये ब्लॉक के बाहर भी हो सकता है। स्लाइडिंग में वी सी इक्वल टू ओमेगा एल बाय कॉस थीटा। अब इसी को कंजर्वेशन लगा के आगे सॉल्व कर सकते हैं। कंजर्वेशन में दोनों काइनेटिक एनर्जी आएगी, वीसी वाली, ट्रांसलेशन वाली और रोटेशन वाली। होमवर्क यह है कि जो पहला प्रॉब्लम था उसको उल्टा करके सोचो, है ना। अगर ब्लॉक वॉल स्ट्रिंग के इनर कोर पर होती और रूफ वाली आउटर पे, तो ए बाय ए क्या होता, ये जरूर आप करो और कमेंट में लिखो, ठीक है। अच्छा, मैंने होमवर्क दिया है आपको। चलो, तो ये लेक्चर 5 है कंस्ट्रेंट रिलेशन पे। 4 इलस्ट्रेशन आप खुद से सॉल्व कर लो तो रोलिंग का दरवाज़ा खुल गया समझो आपके लिए, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे मैंने कहा ना कि इन्हीं कंस्ट्रेंट को आगे बढ़ाएंगे, न्यूटन्स लॉ और टॉर्क के इक्वेशन में लगेंगे, यही तो है। न्यूटन्स लॉ भी तो करना है, तो मतलब हम पूरे रोलिंग बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन, ये सारा फ्रिक्शन से टेंशन निकालेंगे। तो अब जो है, और जैसे काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन, तो ये सारा अब मज़ेदार पार्ट शुरू होने वाला है। तो एज यूजुअल यू मे लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्वेश्चनिंग। अगले वीडियो में और टफ जाने वाले हैं। थैंक यू।